Good afternoon, everyone. Welcome to our channel UPSC Resolve. My name is Prankul. So guys, का आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था प्रीलिम शीट कोड के लिए. So that was a good hit. So उसी से इंस्पायर होकर मेंस के लिए अब मैं मेंस चीट कोड लाया हूँ. दिस विल बी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स जो लोग अभी मेंस 2025 दे रहे हैं, प्लस जो लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर देयर मेंस फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि प्रीलिम्स का मेंस में टाइम नहीं होता है अगर आपने नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स क्लियर किया तो. अभी मेन सीट कोड हम लाए हैं. मेन सीट कोड में क्या क्या, उसमें जो वैल्यू एडिशन कंटेंट होता है जैसे कि लैंडमार्क जजमेंट्स, एआरसी, नीति आयोग की रिपोर्ट, कोटेशन, डेटा, ये सारा मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपरली वैल्यू एडिशन तरीके से. जैसे ये लैंडमार्क जजमेंट आज हम जो बता रहे हैं वो लैंडमार्क जजमेंट्स है. लैंडमार्क जजमेंट्स में आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड GS1, GS2, GS3 के जितने भी हेल्थ, एजुकेशन, विमेन राइट्स, LGBT राइट्स, उन सबसे रिलेटेड टॉपिक्स है जो की जजमेंट्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. ये आपके आंसर्स में एनरिच करने में काफी हेल्प करेगा. इमेजिन अगर आप ये जजमेंट इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन में कोट कर देते हैं और 1 मार्क एक्स्ट्रा इन ईच जजमेंट ईच क्वेश्चन मिल जाता है, तो आपका ऑटोमेटिकली अराउंड 20 मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट गेट्स इंक्रीज. तो इससे आपका पेपर भी मेंस क्लियर कर सकते हैं, प्लस यू कैन गेट अ गुड रैंक. सो जितने भी टॉपर्स होते हैं दे प्रेफर कि जितने ज्यादा वो जजमेंट जितने ज्यादा आंसर में कोट कर पाए तो वो उतना ज्यादा कोट करते हैं. सो प्लीज we'll discuss this judgment. आप ये लर्न करने की कोशिश करिएगा. Let's start. So first judgments are related to right to health. Right to health में पहला जजमेंट कौन सा है? प्रेमानंद कटारा. ये बहुत की जजमेंट है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एवरी डॉक्टर हैज द ड्यूटी टू प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिकल केयर. आर्टिकल 21 में. ये हमने कोविड के क्राइसिस पर भी देखा है कि कोविड के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट था. डॉक्टर्स होते हैं, उनकी हिपोक्रेटिक ओथ होती है. ऐसे क्वेश्चन एथिक्स में एथिकल डिलेमा आता है. तो एथिकल डिलेमा में हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप उसमें भी ये जजमेंट्स वगैरह कोट कर सकते हैं. प्लीज रिमेंबर ये जजमेंट सिर्फ GS2 के पेपर के लिए नहीं, आप GS1, GS2 एथिक्स ऐसे उनमें भी ये कोट कर सकते हैं. सो प्रेमानंद जजमेंट वाज रिलेटेड टू ड्यूटी टू प्रोवाइड इमरजेंसी मेडिकल केयर, क्योंकि राइट टू हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. देन देविका विश्वास केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दिस इज अ रिसेंट 2022 वाला केस. इसमें क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? वायलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स थ्रू फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन एंड एम्फेसाइज्ड इन्फॉर्म कंसेंट एंड हेल्थ ऑटोनॉमी. इसका मतलब क्या है कि जो भी आप फोर्स स्टेरिलाइजेशन नहीं कर सकते, जो इमरजेंसी के टाइम पे हुआ था. फोर्स स्टेरिलाइजेशन जो लोगों की प्राइवेसी है, लोगों की राइट टू ऑटोनॉमी है, लोगों की विशेष, लोगों की चॉइस के अगेंस्ट जाता है. सो यू कैन डू इट. सो ये कौन सा था? देविका विश्वास केस. रिमेंबर कि फोर्स स्टेरिलाइजेशन इज अगेंस्ट रिप्रोडक्टिव राइट्स. देन नेक्स्ट, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नितिका गुप्ता. दिस इज द इंपॉर्टेंट केस रिलेटेड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल हेल्थ डेटा अंडर आर्टिकल 21. प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन था कि डिजिटल हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए तो क्या वो नेसेसरी है, कंपलसरी है? सो रिमेंबर डिजिटल जो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है उसकी वजह से प्राइवेसी वायलेट हो रही है. तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट 2025 में, इट्स अ वेरी रिसेंट जजमेंट का नाम नितिका गुप्ता केस. आपको एग्जाम में पूरा लिखने की जरूरत नहीं कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नितिका गुप्ता. अगर आप नितिका गुप्ता केस भी लिख देंगे तो उससे काम चल जाएगा. तो राइट, अंडर नितिका गुप्ता केस, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल हेल्थ डाटा इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21. तो ये प्राइवेसी के लिए डिजिटल हेल्थ डेटा जरूरी है. देन सुमोटो कोविड-19 मैनेजमेंट केस, ये सुप्रीम कोर्ट का केस था. इसमें सुप्रीम कोर्ट इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू वैक्सीन, ऑक्सीजन एंड माइग्रेंट हेल्थ केयर. राइट टू हेल्थ केयर में ये जुडिशियल के एक्टिविज्म है. अगर जुडिशियल एक्टिविज्म के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स लिख रहे हैं तो आप नेगेटिव में काफी सारे पॉइंट्स हैं कि इन्वेस्टिगेशन, पोल स्कैम वगैरह सारा सुप्रीम कोर्ट ले लेता है. पर पॉजिटिव रोल में भी आप इसका ये एग्जांपल दे सकते हो कि राइट टू हेल्थ को सुप्रीम कोर्ट ने कोविड में कैसे प्रोटेक्ट किया. देन नेक्स्ट, केएस पुट्टोस्वामी केस. इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हेल्थ एंड बॉडीली ऑटोनॉमी फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लिबर्टी. इसमें रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे अबॉर्शन राइट्स, अगर अबॉर्शन राइट रिलेटेड से रिलेटेड अगर एथिक्स में क्वेश्चन आ रहा है या GS2 में क्वेश्चन आ रहा है तो आप केएस पुट्टोस्वामी केस को कोट कर सकते हैं. सो आई होप ये समझ आ गया होगा. नेक्स्ट, एजुकेशन रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. वन ऑफ द फेमस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन एजुकेशन रिलेटेड इज मोहिनी जैन केस. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? राइट टू एजुकेशन फ्लोज फ्रॉम राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. तो राइट टू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. ये 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला. एंड स्ट्रक डाउन कैपिटेशन फीस. काफी हाई कैपिटेशन फीस है जिससे स्टूडेंट्स का राइट टू एजुकेशन वायलेट होता है, जो विच इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, देयरफॉर इतनी आप एक्सेसिव कैपिटेशन फीस नहीं ले सकते. देन नेक्स्ट, उन्नी कृष्णन केस. आपको इसमें पूरा नहीं लिखना है केस में, जब आप एग्जाम में लिख रहे हो उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. ओनली राइट इन उन्नी कृष्णन केस
Supreme Court recognized free and compulsory education for children up to age of 14 years as part of Article 21. राइट इन द कमेंट सेक्शन की किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21 में इंसर्ट किया गया था. सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसकी वजह से आर्टिकल कौन सा अमेंडमेंट का नाम जिससे राइट टू एजुकेशन वाज बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये 1993 में जजमेंट दे दिया था कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर ऑफ एज इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21. सो पार्लियामेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट एक्ट करता है, इसलिए जुडिशियल एक्टिविज्म इज समटाइम्स गुड. देन टीएमए पाई फाउंडेशन केस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. इसमें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेनली माइनर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि क्या माइनर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है क्या उसको स्टेट रेगुलेट कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि माइनर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके पास ऑटोनॉमी है, दे हैव ऑटोनॉमी बट दे हैव टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस. मतलब जो कोई भी अपने मन से माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आर्टिकल 29 और 30 में राइट दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को राइट है तो वो उसका पुअर मेल वो करें, गवर्नेंस करें. सो प्लीज रिमेंबर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ऑटोनॉमी है बट दे हैव टू मस्ट अपहोल्ड फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट प्रोसीजर या स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट से रिलेटेड. So TMA Pi Foundation case is related to minority education institution regulation. Then PA Inamdar case, this is 2005 very important case. मेंस में क्वेश्चन में PYQ में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रिलेटेड टू प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड क्या क्या रेगुलेशन है. दिस हैज बीन अ क्वेश्चन इन PYQ मेंस. देन PA इनामदार केस में क्या है, प्रोहिबिटेड स्टेट इम्पोज्ड रिजर्वेशन इन अनएडेड प्राइवेट कॉलेजेस. फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही ओबीसी कोटा, SC/ST कोटा लगता है, EWS कोटा. तो ये कहां से आया, PA इनामदार केस में. जब उसने गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया था तो सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो रिजर्वेशन है इन अनएडेड प्राइवेट कॉलेजेस में अलाउड नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी है अंडर आर्टिकल 19. तो राइट टू कैरी आउट फ्री बिजनेस है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि अनएडेड इंस्टीट्यूशन है उसमें रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता इन PA इनामदार केस. सो रिमेंबर TMA पाई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रेगुलेशन, PA इनामदार अनएडेड इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन आपको अप्लाई नहीं करना, दे हैव टू बी गिवन ऑटोनॉमी. देन सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ 25% रिजर्वेशन अंडर RTA. अभी भी हमारे स्कूल्स वगैरह होते हैं तो उसमें 20 प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को भी 25% राइट टू एजुकेशन में कोटा जो पुअर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको देना पड़ता है. सो रिमेंबर सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स में के जजमेंट के थ्रू अगर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स हैं तो उसमें आपको 25% राइट टू एजुकेशन वाला जो कोटा होता है पुअर स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज वैलिड, उनको देना पड़ेगा. देन स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में तमिलनाडु गवर्नमेंट चैलेंज्ड नीट यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी. जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उसने नीट का इम्प्लीमेंटेशन किया तो तमिलनाडु गवर्नमेंट वाज अगेंस्ट इट, बट कोर्ट अपहेल्ड द नीड फॉर अ नेशनल स्टैंडर्ड इन मेडिकल एडमिशन. क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता है जिससे स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता, कोई स्टेट लिबरल होते हैं एग्जाम को लेकर, कोई नहीं होते, तो इससे स्टैंडर्ड नहीं होता. तो इसलिए सेंटर एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट लाया था जिससे फेयर स्टैंडर्ड प्रोसीजर, करप्शन वगैरह हटे, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स होते थे जैसे MP में व्यापम स्कैम्स एंड ऑल. सो प्रॉपर स्कैम्स को हटाना, एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो मेडिकल एजुकेशन की, इसलिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट ये नीट लाया गया था. तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दिस नीट टेस्ट. देन नेक्स्ट इज पुलिस रिफॉर्म रिलेटेड जजमेंट्स. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. First judgment is Prakash Singh versus Union of India. This is the most important judgment in police reform. This was in 2006. इसमें क्या था, mandated sweeping police reform including fixed tenure, creation of state security commission. इसमें जो 7-8 पॉइंट्स थे, राइट इन द कमेंट सेक्शन कि प्रकाश सिंह जजमेंट में कौन से 7-8 पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ने रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म के लिए बताए थे. फॉर एग्जाम्पल कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन अलग होना चाहिए, DGP का फिक्स टेन्योर होना चाहिए, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए, नेशनल कमीशन होना चाहिए फॉर पुलिस, स्टेट कमीशन, सिक्योरिटी कमीशन, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन. सो वो 7-8 पॉइंट्स जो भी हैं प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन. देन नेक्स्ट DK बासु केस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस. इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन डिटेल गाइडलाइंस टू प्रिवेंट कस्टोडियल टॉर्चर. अगर कस्टोडियल टॉर्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू नेम DK बासु केस. DK बासु केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गाइडलाइंस बताई थी कि कस्टोडियल टॉर्चर नहीं होना चाहिए, क्या क्या पुलिस को अरेस्ट करते टाइम, पुलिस स्टेशन में लाते टाइम क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी, जैसे CCTV कैमरा होने चाहिए पुलिस स्टेशन में. सो ये DK बासु केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था टू प्रिवेंट कस्टोडियल टॉर्चर. देन अनीश कुमार केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 2014 केस. इसमें सुप्रीम कोर्ट कॉशन्ड अगेंस्ट ऑटोमेटिक अरेस्ट
and misuse of section 498A. Write in the comment section what is section 498A. तो इसमें भी जब 498 सेक्शन ए में पुलिस अरेस्ट कर लेती थी तो इससे लोगों के राइट्स वायलेट होते थे। जब अरेस्ट करती थी ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं होता था, इससे लोगों के राइट्स वर वायलेटेड अरेस्ट करते टाइम। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि आपको अरेस्ट करते टाइम क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं। देन नेक्स्ट, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, हेल्ड दैट अरेस्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजनेबल ग्राउंड एंड नॉट मेयरली ऑन द विल ऑफ द पीपल। आज भी हम देखते हैं कि पुलिस अपनी मर्जी से अरेस्ट करती है विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरेस्ट करने के रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, आप तभी अरेस्ट करो, आर्बिट्री अरेस्ट नहीं करना है, रीजनेबल ग्राउंड्स पे अरेस्ट करना है। देन नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजेश गौतम केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, एम्फोसाइज दैट इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी इम्पार्शियल एंड फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ये आज के टाइम में मेजर इशू है कि जितने भी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होती हैं ऑफन दे आर इन्फ्लुएंस्ड विद बाइस एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जितने भी कस्टोडियल टॉर्चर होते हैं या फिर काफी सारे रेप केसेस में एनकाउंटर्स होते हैं, मतलब फेक या रियल, यू नो इट। सो उन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, बट सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, जजमेंट दिया है कि जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं वो फ्री होनी चाहिए फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, क्योंकि दिस इज अ मेजर इशू इन इंडिया। देन आफ्टर दैट प्रिजनर्स राइट। सुप्रीम रिमेंबर जब पीआईएल की स्टार्टिंग हुई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये 1970s में स्टार्ट हुआ था। इसके फाउंडर कौन थे, मेनली जजेस जस्टिस पीएन भगवती एंड जस्टिस कृष्ण अय्यर। तो जो वन ऑफ द फर्स्ट केसेस जो पीआईएल से रिलेटेड है, दोज आर रिलेटेड टू प्रिजनर राइट। एक केस था बंधुआ मजदूर केस, वो वन ऑफ द फर्स्ट केस था। एंड अनदर केस व्हिच वाज वेरी प्रोमिनेंट पीआईएल की स्टार्टिंग में, इट वाज सुनील बत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। ये कब का केस है, 1978। सो दीज वर द स्टार्टिंग केसेस पीआईएल से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, प्रिजनर्स रिटेन ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट दोज कर्टेल्ड बाय लॉफुल इनकार्सरेशन। सिर्फ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट छूट जाता है और बाकी जितने भी लीगल राइट्स हैं जो एक प्रिजनर को नहीं होते, बस वो उन कुछ राइट्स को छोड़ के बाकी प्रिजनर के पास सारे राइट हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू हेल्थ है प्रिजनर के पास, राइट टू इक्वालिटी है, वो सारे राइट्स प्रिजनर के पास रहेंगे एक्सेप्ट कुछ राइट्स जो इम्प्रिजन होने की वजह से उनसे ले लिए जाते हैं, वरना बाकी सारे राइट्स रहे, लाइक मैंने बताया राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, वो सब प्रिजनर के पास होता है। राइट टू फेयर ट्रायल ऑल्सो। देन अंदर केसेस मनोज कुमार केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म प्रिजनर राइट टू टाइमली एंड एडिक्वेटली हेल्थ केयर अंडर आर्टिकल 21। सो प्रिजनर्स को भी ये राइट है। तो किस केस में बताया, मनोज कुमार केस, रिमेंबर मनोज कुमार केस। देन शीला बारसे केस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यू कैन सिंपली यूज शीला बारसे केस। ये कब का है, 1963। इसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ह्यूमेन ट्रीटमेंट फॉर विमेन प्रिजनर्स एंड लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर देयर प्रोटेक्शन। जो प्रिजन सिस्टम है उसमें विमेन्स की कंडीशन, जैसे विमेन्स पे रेप वगैरह वाले इश्यूज होते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, काफी वुमेन प्रेग्नेंट होती है प्रिजन में, उनका केयर नहीं होता, तो ये काफी सारे इश्यूज वुमेन फेस करती हैं। तो जब आप प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड कोई भी आंसर लिखें तो प्लीज फोकस ऑन विमेन रिलेटेड पॉइंट्स। एंड ये जजमेंट यू कैन कोट शीला बारसे केस, जिसमें विमेन का ह्यूमन ट्रीटमेंट से रिलेटेड, विमेन प्रिजनर्स से रिलेटेड ये केस था। देन नेक्स्ट, रघुवीर सिंह केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट कंडेम्ड कस्टोडियल वायलेंस एंड एम्फोसाइज्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रिजन अथॉरिटी। प्रिजन में कस्टोडियल वायलेंस होता है, डेथ होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रघुबर सिंह केस सेड कि वो कस्टोडियल वायलेंस नहीं होना चाहिए, प्रिजनर्स को राइट्स हैं। देन ललिता कुमारी केस, दिस इज वन ऑफ द फेमस केस। इसमें व्हाइल नॉट अ प्रिजनर स्पेसिफिक केस, इट इंश्योर्ड एफआईआर रजिस्ट्रेशन बेनिफिटिंग प्रिजनर्स सब्जेक्टेड टू अब्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देयर इज कंपल्सरी नीड टू रजिस्टर एफआईआर। काफी पुलिस आर्बिट्रीली एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है, लोगों के राइट्स वायलेट होते हैं, so FIR need to be compulsory registered. This was said in Lalita Kumari case. Then next topic is related to local governance. First, local governance से related case, RKK Sharma versus Union of India. ये this case is in 1993. इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड डिसेंट्रलाइजेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। GS2 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमेशा आता है, तो उसमें RKK शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट सेड कि डिसेंट्रलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट होना चाहिए पंचायती राज सिस्टम का। रिमेंबर ये केस 1993 में आया था, एंड राइट द डेट जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है इंप्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इंश्योर्ड ऑटोनॉमी ऑफ लोकल बॉडीज फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंस। जो स्टेट है, लोकल पंचायत आर अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट में होने की वजह से बहुत सारी ऑटोनॉमी जो लोकल गवर्नेंस होनी चाहिए वो स्टेट्स नहीं देती, क्योंकि स्टेट्स को लगता है कि हमारी पावर जाएगी। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वाले केस में सुप्रीम कोर्ट सेट कि जो स्टेट हैं दे शुड प्रोवाइड लोकल ऑटोनॉमी टू लोकल बॉडीज। देन नेक्स्ट, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु।
इसमें अपहेल्ड 73rd एंड 74th अमेंडमेंट रिकॉग्नाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। सो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु ने ये अमेंडमेंट चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कि 73rd 74th अमेंडमेंट्स आर नेसेसरी, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल। देन प्रदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट मेड रेगुलर लोकल इलेक्शन मैंडेटरी अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years पंचायत लोकल बॉडीज का, पर काफी सारी स्टेट्स हैं जो पूरा टर्म होने से पहले ही डिसॉल्व कर देते हैं लोकल बॉडीज को। सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेड कि रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए लोकल बॉडीज के पे, क्योंकि अभी जैसे रिसेंटली महाराष्ट्र में ओबीसी रिजर्वेशन वगैरह की वजह से काफी टाइम से लोकल बॉडीज में इलेक्शन डिले चल रहा है महाराष्ट्र में। ऐसी अलग अलग स्टेट्स में रेगुलर इलेक्शन नहीं होते, तो काफी वो लोकल बॉडी डिफंक्ट है। देन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट प्रिवेंटेड आर्बिट्री डिसोल्यूशन ऑफ इलेक्टेड लोकल बॉडीज। जैसे मैंने बताया, या तो इलेक्शन होते नहीं है, इलेक्शन होकर बॉडीज इलेक्ट हो जाती हैं तो वो आर्बिट्रीली डिसॉल्व हो जाती हैं, तो स्टेट काफी लोकल बॉडीज को एम्पावर नहीं कर रहा है। देन नेक्स्ट इज पीयूसीएल पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन लोकल गवर्नेंस बॉडी। मनरेगा जैसी अलग अलग स्कीम्स में लोकल बॉडीज में काफी करप्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट सेड कि देयर इज नीड फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन लोकल बॉडीज। देन नेक्स्ट वील रीड सेपरेशन ऑफ पावर रिलेटेड केसेस। फर्स्ट इज केशवानंद भारती केस। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल फीचर्स हैं, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेक्युलरिज्म, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जान देता है, हमारे इंडिया को इंडिया में एसेंस देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते। कोई कितना भी मेजोरिटी आ जाए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, पर वो इतने कोर फीचर चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल किसी पॉलिटिकल पार्टी को 400 सीट्स आ गई, तो क्या वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हटाकर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला सकता है? नहीं ला सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सिमिलरली सेपरेशन ऑफ पावर को कभी वायलेट किसी भी गवर्नमेंट पे कितनी मेजोरिटी आ जाए, पर हमारा सेपरेशन ऑफ पावर वो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वो अमेंड नहीं हो सकता है। सो एक कोर फीचर चेंज नहीं कर सकता है, चाहे गवर्नमेंट पास कितनी मेजोरिटी हो। देन नेक्स्ट केस इज इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट वायलेटेड जुडिशियल रिव्यू रीइंफोर्सिंग सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी ब्रॉट 42nd अमेंडमेंट, जिसमें बोल दिया था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने सेड नो, जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यू कैन टेक इट अवे। देन एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ट्राइब्यूनल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, यू शुड कोट दिस केस। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट अलाउड जुडिशियल रिव्यू ओवर ट्राइब्यूनल डिसीजन सिक्योरिंग जुडिशरी इंडिपेंडेंस। पहले गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया था कि जो ट्राइब्यूनल का डिसीजन होगा दैट वुड बी फाइनल, वो रिव्यू नहीं हो सकता। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्राइब्यूनल के कोई भी जजमेंट आएगा वो हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है, और हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हो। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। नेक्स्ट जजमेंट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओलम लीग केस 1987। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी फॉर हजार्डस इंडस्ट्रीज। दो टाइप की लायबिलिटीज होती हैं, एक होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, एक होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब इसमें फर्क क्या है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी बोलती है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है, इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, उसको अकाउंटेबल किया जाएगा। अगर अनइंटेंशनली भी एक्सीडेंट हुआ है हजार्डस मटेरियल का, एनवायरमेंट पॉल्यूट हुआ है, तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर अनइंटेंशनली भी हुआ है या बाई गॉड्स, एक इंश्योरेंस में ये टर्म होता है ड्यू टू नेचर ऑफ गॉड, अब बाई चांस नेचर की वजह से हो गया, पर उस केस में भी आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। सो एब्सोल्यूट लायबिलिटीज की अनइंटेंशनल मिस्टेक्स में भी यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में अगर अनइंटेंशनल मिस्टेक्स होती है या बाई नेचर ऑफ गॉड कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। सो एनवायरमेंट की केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि हजार्डस इंडस्ट्रीज के लिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी अप्लाई होगी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट, वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश द पॉल्यूटर पे वर्ड्स एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल होता है कि कोई भी अगर एक्सीडेंट हो गया, फॉर एग्जांपल ऑयल का स्पिलिंग हो गई है रिवर में या ओशन में, तो जिसकी वजह से हुई, जो भी कंपनी रिस्पॉन्सिबल है उसको पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, पूरा क्लीन अप करना पड़ेगा, जितनी भी पोस्ट
जितना भी कंपनसेशन होगा वो कंपनी को देना पड़ेगा। तो पॉल्यूटर पे, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हुआ है, दैट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द क्लीन अप, फॉर ऑल द कंपनसेशन। तो वो पॉल्यूटर पे जो गंदा करेगा वो कंपनसेशन देगा, वो दैट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। देन नेक्स्ट इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई एक लॉ है या कोई भी एक इवेंट है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि उसका हेल्थ और एनवायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, तो उसके लिए हमें पहले से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जीएमओ क्रॉप्स हैं, यूरोपियन यूनियन ने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उस पर अभी स्टडी चल रही है। कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि क्या वो हेल्थ या एनवायरमेंट को हार्म करता है कि नहीं। अभी दिस इज इन स्टडी फेज, अभी ये रिसर्च में है, अभी कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। पर अभी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, उसके बजाय भी यूरोपियन यूनियन ने मिटिगेशन मेजर्स नहीं है, उसके ऊपर रेगुलेशन के लिए लॉ बनाया है। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है कि जिस भी किसी चीज पे रिसर्च चल रही है जिसके लिए आप श्योर नहीं हो इम्पैक्ट के ऊपर, पर चांसेस हैं कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है हेल्थ और एनवायरमेंट पे, देयर आर गुड चांसेस, तो उसके लिए आप पहले से ही रेगुलेशन बनाओ। देन नेक्स्ट, टीएन गोदावर्मन केस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये क्या था? इट इज अ लैंडमार्क केस रिलेटेड टू फॉरेस्ट प्रोटेक्शन केस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को डायल्यूट करने का ट्राई किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है उसको और वाइडन कर दिया। रिमेंबर टीएन गोदावर्मन केस में सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट की डेफिनेशन को और वाइडन कर दिया, और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को गवर्नमेंट ने डायल्यूट करा था उसको स्ट्रक डाउन करा। सो इट वाइडन द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। देन एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ, अप्लाइड पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या होता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या है कि कोई भी ऐसे रिसोर्सेज, वाटर, एनवायरमेंट, एयर या फॉरेस्ट जो कॉमन बेनिफिट के लिए हैं, तो वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको प्रोटेक्ट करना और उसके पब्लिक यूज को अलाउ करना। वो उसको प्राइवेटाइजेशन उसका नहीं हो सकता। जो जितने भी बड़ी बड़ी लेक्स हैं इन सबका, तो ये पब्लिक रिसोर्सेज हैं। पब्लिक रिसोर्सेज को गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट एंड कि वो रिसोर्सेज पब्लिक यूज में आए, उसका प्राइवेटाइजेशन ना हो। दैट इज अ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। आई होप ये समझ आया होगा। एनवायरमेंट से रिलेटेड जीएस2 में क्वेश्चन आ चुका है। देन बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें काफी सारे केस आए थे। पहले चंपकम दुराई राजन आया था। देन चंपकम दुराई राजन में सुप्रीम कोर्ट साइडेड विद गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट कैन मेक अमेंडमेंट्स। देन देयर वाज अनदर केस 1979 में गोपालन केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दैट कैन नॉट बी अमेंडेड। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद सुप्रीम गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे आर्टिकल्स को इम्यून कर दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्यून कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता। देन फाइनली केशवानंद भारती केस आया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इन 1973 केशवानंद भारती केस ओरिजिनेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लिमिटिंग पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर। इन केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि जुडिशियल रिव्यू विल बी द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो गवर्नमेंट के पास, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अनलिमिटेड पावर नहीं है, कुछ कोर फीचर द कॉन्स्टिट्यूशन के उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। देन नेक्स्ट केसेस, मिनर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें क्या था? सुप्रीम कोर्ट बैलेंस डीपीएसपी विद फंडामेंटल राइट्स, रीअफर्मिंग द डॉक्ट्रिन। सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल केस क्लियरली सेड कि जो फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी हैं, दीज आर लाइक टू चैरियट्स ऑफ अ व्हील। या आप आंसर में कोट कर सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी ये एक किसी भी चैरियट के दो पहिए की तरह है। अगर किसी उस चैरियट को आगे चलना है तो इन दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। क्योंकि मिनर्वा मिल केस से पहले गवर्नमेंट डीपीएसपी का कौन सा प्रिंसिपल की कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को कर्व कर रहा था। पहले केशवानंद भारती केस, चंपकम दुराई राजन केस, इसमें सारे लैंड रिफॉर्म से केसेस थे, जिससे कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए वेल्थ का कंसंट्रेशन ना हो, उससे राइट टू प्रॉपर्टी में जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था उसमें चेंजेस गवर्नमेंट कर रही थी। तो इसलिए मिनर्वा मिल केस ने गवर्नमेंट ने बोला कि डीपीएसपी भी जरूरी है, फंडामेंटल राइट्स भी तो जरूरी है, तो दोनों में बैलेंस होना जरूरी है अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एम अचीव करना है तो। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी केस वर्सेस राजनारायण 1975। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। So write in the comment section some examples of what are the parts of basic structure. Basic structure के क्या क्या पार्ट है। Then next is वामन राव versus यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड that post केशवानंद भारती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर सब्जेक्टेड टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। यानी कि केशवानंद भारती के बाद जितने भी अमेंडमेंट्स हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है। केशवानंद भारती से पहले के जो जजमेंट है उसको कोर्ट कैन नॉट रिव्यू, बट केशवानंद भारती के बाद जितने भी जजमेंट्स आए उसको देयर कैन बी जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि केशवानंद भारती ने क्या बोल दिया था कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वामन राव केस में यही बोला गया कि केशवानंद भारती के बाद जितने भी केसेस हैं कोर्ट कैन रिव्यू इट। देन आईआर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु।
दिस वाज इन 2007, उसमें क्लियरली बोल दिया था कि जो 9th अमेंडमेंट लॉज हैं दैट सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू। सी 9th अमेंडमेंट में फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू 9th शेड्यूल आएगा। 9th शेड्यूल में गवर्नमेंट क्या करती थी, कोई इट वाज लाइक अ ब्लैक होल, गवर्नमेंट कोई भी लॉ जो चाहती है वो जुडिशियली रिव्यू ना करे वो 9th शेड्यूल में डाल देती है। जैसे तमिलनाडु रिजर्वेशन है 69%, तो उसको भी उसमें 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। तो गवर्नमेंट जो भी रूल लॉ चाहती थी जो गवर्नमेंट जुडिशियली रिव्यू ना करे वो 9th शेड्यूल में डाल देती थी, बट दिस वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने केशवन भारती केस में क्लियरली बोला था कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आईआर कोयलो केस में सुप्रीम कोर्ट रीआइटरेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी लॉ आप 9th शेड्यूल में डाल रहे हो उसको सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो तमिलनाडु वाला जो 69% रिजर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट उसको भी रिव्यू कर सकता है जो 9th शेड्यूल में है। देन नेक्स्ट जजमेंट आर रिलेटेड टू विमेन राइट्स। विमेन राइट्स में फर्स्ट जजमेंट इज शाहबानू केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये बहुत लैंडमार्क केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो विमेन मुस्लिम विमेन है इनका अभी तक पर्सनल लॉ से एडमिनिस्ट्रेट हो रही थी, पर हमारा सीआरपीसी में सेक्शन 125 है जिसमें विमेन को वो मेंटेनेंस मिलना चाहिए आफ्टर डाइवोर्स। तो उसमें राजीव गांधी ने उसको ओवरटर्न करने के लिए लॉ लाए। तो दिस वाज वेरी कंट्रोवर्शियल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में शाहबानू केस में ये फर्स्ट टाइम बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत है जिससे जो विमेन है इन मुस्लिम विमेन दे शुड आल्सो हैव राइट फॉर एलिमनी मेंटेनेंस आफ्टर डाइवोर्स, क्योंकि उन्हें अपनी पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ में वो राइट्स नहीं थे। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। द नेक्स्ट विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन गाइडलाइंस टू प्रिवेंट वर्कप्लेस सेक्सुअल हरेसमेंट। बाद में पार्लियामेंट ने लॉ बनाया प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव जुडिशियल एक्टिविज्म कि सुप्रीम पार्लियामेंट के लॉ बनाने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा जजमेंट दे दिया था टू कर्ब सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए गाइडलाइंस फॉर्म करके। देन नेक्स्ट गीता हरिहरन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म दैट मदर कैन बी अ नेचुरल गार्डियन अंडर हिंदू लॉ। दिस वाज अ प्रोग्रेसिव जजमेंट कि जो मदर है वो नेचुरल गार्डियन बन सकती है। मतलब अभी तक पेट्रियार्कल सोसाइटी में फादर को नेचुरल गार्डियन मानते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मदर कैन आल्सो बी अ नेचुरल गार्डियन। देन जोसेफ शाइन केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन 497 ऑफ आईपीसी डिक्रिमिनलाइजिंग अडल्ट्री एंड अपहोल्डिंग जेंडर इक्वालिटी। पहले अडल्ट्री के लिए विमेन को रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जाता था, ओनली मेन वर हेल्ड क्रिमिनली लायबल। मानते थे पहले कि विमेन मैन की प्रोटेक्शन में उनकी प्रॉपर्टी है। इसको 497 सेक्शन को स्ट्रक डाउन करके अब क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी, अब सिविल लाइबिलिटी अलाउड है कि अडल्ट्री कैन बी अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, पर इसके लिए आप किसी को जेल में नहीं भेज सकते हो। तो मैन और विमेन आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। सो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन 497 अडल्ट्री लॉ इन जोसेफिन चाइन केस। देन नेक्स्ट इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्स विद माइनर वाइफ इज अ रेप प्रोटेक्टिंग चाइल्ड राइट्स। पहले क्या होता था, अब हमारे आईपीसी में ये लॉ था कि अगर 18 से बिलो अगर विमेन है, अगर वो इफ शी इज मैरिड तो उसको रेप नहीं मानते थे। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट थॉट केस में क्या बोला कि अगर इवन इफ अ चाइल्ड इज अ ब्राइड, अगर उसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है तो वो रेप में ही काउंट होगा, इवन इफ इट इज बाय हर हस्बैंड। अगर हस्बैंड से भी सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है तो वो सेक्सुअल हरेसमेंट ही माना जाएगा, वो रेप ही माना जाएगा अगर आप मैरिज डज नॉट गिव लाइसेंस फॉर दिस। नेक्स्ट विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस। इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, इट रूल्ड दैट डॉटर्स हैव इक्वल कोपार्सनरी राइट्स इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इररिस्पेक्टिव ऑफ फादर्स डेथ ऑफ डेथ। तो ये पहला केस था कि फादर की डेथ होने के बाद के विमेन को प्रॉपर्टी में राइट मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से कि विमेन्स को राइट मिलेगा चाहे फादर की डेथ कब हुई है। लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि जो विमेन है, विमेन को सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन में रखते थे, बट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that exclusion of women from permanent commission in the army was arbitrary, ये arbitrary है and violated principle of substantive equality, it goes against substantive equality। तो women को permanent commission का भी right है। Then हादिया case, Supreme Court upheld that a women's right to choose her religion and spouse is a part of पर्सनल लिबर्टी। तो women को ये राइट है अंडर अपनी पर्सनल लिबर्टी का। अभी काफी रिलीजियस कन्वर्जन लॉ है, उसमें भी आप ये कोर्ट दे सकते हो कि पेरेंट्स अधिकतर इंटर रिलीजियस मैरिज में कंप्लेन कर देती है, बट विमेन एग्री करती है, विमेन की चॉइस होती है इंटर रिलीजियस मैरिज का, बट फैमिली कंप्लेन्स, तो दिस गोज अगेंस्ट हर चॉइस। तो हादिया केस में यही हुआ था, इंटर रिलीजियस मैरिज थी, हस्बैंड वॉज मुस्लिम, विमेन वॉज हिंदू, शी कन्वर्टेड। सो सुप्रीम कोर्ट हैड कि विमेन्स राइट टू चूज हर रिलीजन एंड स्पाउस इज हर राइट, उसका पर्सनल लिबर्टी है। Then Lata Singh case. In this, Supreme Court protected the right of adult women to marry anyone of her choice, condemning honor killing. तो ये ऑनर किलिंग से रिलेटेड बहुत लैंडमार्क केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट काफी फैमिलीज, मतलब ये ऑनर किलिंग नहीं बोलना चाहिए, इट्स अ डिसऑनर किलिंग। उसके अपने
सन इन लॉ को एंड डॉटर को दे यूज टू मर्डर बिकॉज दे यूज टू गो अगेंस्ट देयर विशेस टू मैरी समवन एल्स. सो सुप्रीम कोर्ट कंडेम दिस. नेक्स्ट, अनुजगर केस. इसमें सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन जेंडर बेस्ड जॉब रिस्ट्रिक्शन प्रमोटिंग वर्कप्लेस इक्वलिटी. तो वर्कप्लेस में जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए. दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, अनुजगर केस. सो नेक्स्ट इज एलजीबीटी राइट्स. एलजीबीटी राइट्स में इस पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जीएस2 में एनवायरमेंटल जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन लॉस के नाम पूछ चुका है, जेंडर रिलेटेड पूछ चुका है. एलजीबीटी का काफी सारे रिसेंट में केसेस हैं, तो दिस कैन बी पॉसिबली आस्क्ड. इसमें क्या था, पहले नालसा जजमेंट केस, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. इसमें सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसजेंडर एज थर्ड जेंडर. दिस वाज लैंडमार्क. नालसा में सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसजेंडर एज थर्ड जेंडर. नेक्स्ट, नवतेज सिंह जौहर केस. इसमें सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन आर्टिकल 377, therefore decriminalizing consensual. Remember, it's consensual between adults, same-sex marriage. Then next, Sushma versus Commissioner of Police. This was in recent 2021 case. Directed protection of same-sex couple from harassment. This is very common. Same-sex couple get harassed, so Supreme Court give protection to them. Then Arun Kumar versus IG registration case. इसमें सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड अ ट्रांस वुमेन एज अ ब्राइड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट. तो इक्वालिटी के लिए काफी लैंडमार्क जजमेंट है कि जो ट्रांसजेंडर है उनको ब्राइड का टाइटल दिया जा सकता है अंडर हिंदू मैरिज. देन सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का, दिस इज रिसेंट केस. इसमें सुप्रीम कोर्ट डिनाइड सेम सेक्स मैरिज. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेम सेक्स मैरिज को पार्लियामेंट ही अलाउ कर सकता है, वी कैन डू एनीथिंग, बट upheld LGBTQ dignity and non-discrimination. मतलब they should not be discriminated, but same-sex marriage can be allowed only by parliament, not judiciary verdict. Next is Ankita De versus Union of India. इसमें सुप्रीम कोर्ट affirmed the housing right of queer student in the university hospital. तो जो LGBT people हैं, they should also have similar right, non-discriminatory basis पे housing का, shelter का, education का, jobs का. तो सुप्रीम कोर्ट allowed housing right for queer student. So this was first part. बाकी सेकंड पार्ट में देयर आर अदर जजमेंट्स जो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. प्लीज गो थ्रू दिस जजमेंट, इसको रिवाइज करिए, वॉच दिस फुल वीडियो. एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स देखिएगा तभी याद हो पाएगा. बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में लाऊंगा जो जितने भी रिमेनिंग जजमेंट्स हैं दैट विल बी डिस्कस्ड इन पार्ट 2. सो अगर आपको कोई भी डाउट है, इशू है, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माय मेल और टेलीग्राम. आई विल शेयर माय टेलीग्राम लिंक एंड गिव माय ईमेल इन द डिस्क्रिप्शन. मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा अपनी मेल आईडी एंड टेलीग्राम. इसकी पीडीएफ विल बी शेयर्ड ऑन टेलीग्राम. ये जो पढ़ा है, ये इसकी पीडीएफ विल बी शेयर्ड ऑन टेलीग्राम. सो ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन.